अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक शरीर है तो उसकी आत्मा क्या है, और क्या कोई अदालत किसी देश की आत्मा से कानून का मतलब निकाल सकती है? आज हम एक विचार की कहानी सुनेंगे, एक ऐसा विचार जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों में पैदा हुआ, संविधान सभा की बहसों में पला बढ़ा और आज भी अदालतों में अपनी पहचान और अपने मतलब के लिए संघर्ष करता है। बिल्कुल, ये कहानी है हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की। ज्यादातर लोग इसे संविधान की किताब का बस एक खूबसूरत पहला पन्ना समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक परिचय नहीं है। एन.ए. पालखीवाला, जो एक बहुत बड़ी जूरिस्ट थे, उन्होंने इसे संविधान का पहचान पत्र कहा था, आइडेंटिटी कार्ड। पहचान पत्र, ये बात इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे एक आईडी कार्ड पे हमारी पहचान की सबसे जरूरी बातें होती हैं, नाम, पता, जन्मतिथि, वैसे ही प्रियम्बल में हमारे गणतंत्र की जो मूल पहचान है वो दर्ज है। हाँ, ये बताता है कि हम कौन हैं, हमारे मूल्य क्या हैं और हम एक राष्ट्र के तौर पर कहाँ जाना चाहते हैं। मतलब ये कानून का एक कंपास है, सिर्फ सजावट का सामान नहीं। एकदम सही। और आज की हमारी चर्चा इंडियन पॉलिटी पर आधारित है, जिसमें हम इसी कंपास के हर पहलू की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि ये बना कैसे, इसके शब्दों का असली मतलब क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी रक्षा कैसे की है। तो अगर पॉलिटी को सिर्फ आर्टिकल्स के ढेर की तरह नहीं, बल्कि उसके पीछे के विचारों और उसकी आत्मा के जरिए समझना है, तो इस चर्चा को पूरे ध्यान से सुनिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये प्रस्तावना या प्रियम्बल आखिर है क्या? इसे संविधान का सार या दर्शन क्यों कहा जाता है? देखिए, इसे संविधान का दर्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 4 बुनियादी सवालों का जवाब देती है। पहला, संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? इसका जवाब पहले 3 शब्दों में है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। मतलब कोई राजा, कोई बाहरी ताकत या संसद भी नहीं, बल्कि इस देश के आम लोग ही इस संविधान के मालिक हैं और सारी शक्ति का स्रोत भी वही है। ये एक बहुत शक्तिशाली घोषणा है। बहुत ज्यादा। दूसरा सवाल, भारत एक देश के तौर पर कैसा होगा? इसका जवाब है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तीसरा सवाल, इस संविधान का लक्ष्य क्या है? इसका जवाब है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और चौथा सवाल, ये संविधान लागू कब हुआ? ये 4 बातें एक तरह से पूरे संविधान का निचोड़ हैं। और ये हमेशा आर्टिकल से पहले क्यों आती हैं? मतलब इसका क्रम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये पूरे संविधान की नींव रखती है। आप कह सकते हैं कि ये वो चश्मा है जिसे पहनकर आपको आगे के सारे आर्टिकल्स और कानून पढ़ने हैं। अगर किसी कानून के मतलब को लेकर कोई दुविधा होती है तो अदालतें प्रस्तावना की तरफ देखती हैं, ये समझने के लिए कि हमारे संविधान निर्माता असल में चाहते क्या थे। अच्छा। हाँ, ये उनके दिमाग की चाबी है जो उनके इरादों के दरवाजे खोलती है। तो इस विचार का जन्म कहाँ हुआ? क्या संविधान सभा में किसी ने बस बैठकर इसे लिख दिया, या इसकी जड़ें हमारे स्वतंत्रता संग्राम में और भी गहरी हैं? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इसका आधार था पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य संकल्प। अच्छा। यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उन्होंने इसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने पेश किया था। ये एक तरह से आजाद भारत का घोषणा पत्र था। तो क्या ये कहना सही होगा कि नेहरू का वो उद्देश्य संकल्प ही प्रस्तावना का पहला ड्राफ्ट था, या संविधान सभा की बहसों में इसमें कुछ बड़े बदलाव भी हुए? क्या कोई ऐसे विचार थे जो संकल्प में तो थे पर प्रस्तावना तक नहीं पहुंच पाए? काफी हद तक ये पहला ड्राफ्ट ही था। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाने, सभी नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता देने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने जैसी बुनियादी बातें शामिल थीं। लेकिन इसे जस का तस नहीं अपनाया गया। इस पर लंबी बहस हुई और फिर 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। बाद में इसी संकल्प को प्रस्तावना का रूप देने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसमें कुछ बदलाव किए। एक दिलचस्प बात मैंने पढ़ी थी कि प्रस्तावना को बाकी पूरे संविधान के बन जाने के बाद में अपनाया गया था। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक डिटेल है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि प्रस्तावना में जो वादे किए गए हैं वो संविधान के बाकी प्रावधानों से मेल खाते हैं। मतलब पहले घर बनाया गया और फिर ये तय किया गया कि घर के बाहर जो नेम प्लेट लगेगी वो अंदर के माहौल को सही सही दर्शाती हो। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और इस पर एक बार स्याही भी बदली गई है ना? हाँ, सिर्फ एक बार। 1976 में इमरजेंसी के दौरान
42 संविधान संशोधन के जरिए इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर और अखंडता, इंटीग्रिटी। इन पर हम अभी विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए इन शब्दों के पीछे के गहरे मतलब को समझते हैं। सबसे पहले संप्रभु या सॉवरन। सुनने में ये एक भारी भरकम कानूनी शब्द लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? सॉवरन का मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। वो न तो किसी दूसरे देश पर निर्भर है, न ही किसी का डोमिनियन है। आज के दौर में इसका मतलब है कि भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध पर अपना स्टैंड लेना हो या किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने का फैसला। कोई भी बाहरी ताकत भारत पर दबाव नहीं डाल सकती। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर हमारी आजाद आवाज की गारंटी है। तो संप्रभु होने का मतलब है कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, लेकिन ये फैसले किस दिशा में होंगे? हमारे समाज का आर्थिक ढांचा कैसा होगा? यहीं पर समाजवादी या सोशलिस्ट शब्द अहम हो जाता है, जिसे बाद में जोड़ा गया और जिस पर आज भी बहुत बहस होती है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। भारत का समाजवाद वो कम्युनिस्ट देशों जैसा समाजवाद नहीं है, जहां उत्पादन और वितरण के सारे साधन सरकार के कब्जे में होते हैं। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसका लक्ष्य है गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म करना। ये एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। और अगला शब्द है धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर। ये भी 42वें संशोधन से आया। इसका मतलब भी अक्सर गलत समझा जाता है। हाँ, भारत में सेक्युलर होने का मतलब धर्म से दूरी बनाना या अधार्मिक होना नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। राज्य की नजर में सभी धर्म बराबर हैं और राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा और उन्हें संरक्षण देगा। ये पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से अलग है, जहां धर्म और राज्य के बीच एक दीवार होती है। हमारे यहाँ राज्य सभी धर्मों के साथ एक सकारात्मक रिश्ता रखता है, ताकि सब फल फूल सकें। हम खुद को लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं। लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक तो समझ आता है, जनता का राज, चुनाव, वोट का अधिकार। लेकिन ये गणराज्य या रिपब्लिक शब्द इसमें अलग से क्या जोड़ता है? कई लोकतंत्र तो गणराज्य नहीं है, जैसे ब्रिटेन। तो हमारे लिए इसका क्या खास मतलब है? बहुत अच्छा पॉइंट। लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल प्रस्तावना में बहुत व्यापक अर्थ में किया गया है। इसमें सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र जैसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, चुनाव यही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल है। लेकिन गणराज्य यानी रिपब्लिक का मतलब है कि हमारे देश का प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो वंशानुगत नहीं होंगे, हेरिडिटरी नहीं होंगे, वो चुने जाएंगे। ब्रिटेन एक लोकतंत्र तो है, लेकिन गणराज्य नहीं, क्योंकि वहां की हेड ऑफ स्टेट रानी या राजा होते हैं, जो विरासत में पद पाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी नागरिक देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। यही गणराज्य की असली आत्मा है। तो ये शब्द बताते हैं कि हमारा देश कैसा है, लेकिन प्रस्तावना ये भी बताती है कि इस देश का लक्ष्य क्या है। वो 4 बड़े लक्ष्य हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बिल्कुल। और ये सिर्फ आदर्शवादी शब्द नहीं है, ये हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्वों DPSP के ठोस आधार हैं। प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब है जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव का अंत। आर्थिक न्याय का मतलब आय और संपत्ति की असमानता को कम करना। और राजनीतिक न्याय मतलब सभी को समान राजनीतिक अधिकार। और स्वतंत्रता या लिबर्टी। प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की गारंटी देती है। यह हमारे मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 और 25 से 28 में साफ तौर पर दिखाई देती है। इसी तरह समानता यानी इक्वालिटी का मतलब है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, जो हमें अनुच्छेद 14 से 18 में मिलती है। और आखिर में बंधुत्व या फ्रेटर्निटी। ये शब्द अक्सर बाकी 3 के मुकाबले कम चर्चा में रहता है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। शायद सबसे ज्यादा जरूरी। आपको पता है, जब बंधुत्व पर बहस हो रही थी तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता सिर्फ पेंट की एक परत की तरह होंगी, ज्यादा गहरी नहीं। अच्छा। बंधुत्व का मतलब है भाईचारे की भावना।
जो 2 चीजें सुनिश्चित करती है। पहला, हर व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। अब कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां से एग्जाम में सीधे सवाल बनते हैं। ये पूरा दर्शन, ये सारे महान विचार, क्या ये कानूनी तौर पर संविधान का हिस्सा हैं? क्या एक जज प्रस्तावना को कोट करके अपना फैसला सुना सकता है? ये सवाल दशकों तक भारतीय न्यायपालिका के लिए एक पहेली बना रहा। इसकी कहानी 3 बड़े केसों से समझी जा सकती है। कहानी का पहला मोड़ आया 1960 के बीरूबारी यूनियन केस में। उस केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख था? उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के महान और नेक विचारों को समझने की एक कुंजी तो है, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये कानून बनाने वालों के इरादे दिखाती है, पर खुद कानून का स्रोत नहीं है। मतलब इसे कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। तो ये एक तरह से मतलब सजावटी हिस्सा मान लिया गया। ये नजरिया बदला कब? ये नजरिया पूरी तरह से बदला 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में। ये भारतीय संविधान के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला था। 13 जजों की बेंच ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया और साफ साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। एक अभिन्न अंग है। हाँ, ये सिर्फ परिचय नहीं बल्कि संविधान का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यहीं से मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सिद्धांत भी जन्मा। और इसके बाद भी क्या अदालतों ने इस पर अपनी राय को और मजबूत किया? हाँ बिल्कुल। 1994 के SR बोम्मई केस में जब कुछ राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से प्रस्तावना का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता प्रस्तावना का हिस्सा है और ये संविधान के मूल ढांचे में शामिल है। तो हम देखते हैं कि बेरूबारी की झिझक से लेकर केशवानंद के स्पष्टीकरण और बोम्मई के दृढ़ विश्वास तक न्यायपालिका ने प्रस्तावना के महत्व को लगातार मजबूत किया है। तो आज की स्थिति यह है कि ये संविधान का हिस्सा है, लेकिन अदालतें इसका इस्तेमाल कैसे करती हैं? क्या ये किसी आर्टिकल को रद्द कर सकती हैं? नहीं, यहाँ एक बारीक बात समझनी होगी। प्रस्तावना किसी आर्टिकल को ओवरराइड या रद्द नहीं कर सकती। इसका इस्तेमाल अदालतें तब करती हैं जब संविधान के किसी आर्टिकल की भाषा अस्पष्ट हो, एम्बिग्युअस हो या उसके एक से ज्यादा मतलब निकल रहे हों। ऐसे में प्रस्तावना एक टॉर्च की तरह काम करती है जो उस आर्टिकल का वो मतलब दिखाती है जो संविधान के मूल दर्शन से मेल खाता हो। ये एक मार्गदर्शक है, हथियार नहीं। इससे जुड़ा एक और बड़ा सवाल, अगर ये संविधान का हिस्सा है तो क्या संसद इसे आर्टिकल 368 के तहत बदल सकती है जैसे बाकी संविधान को बदला जाता है? हाँ, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि क्योंकि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी शर्त लगा दी गई। और वो शर्त है मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर, जिसे बदला नहीं जा सकता। एकदम सही। संसद प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो उसके मूल ढांचे या बुनियादी विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती। मतलब वो ऐसे बदलाव नहीं कर सकती जिससे संविधान की पहचान ही बदल जाए, जैसे कि भारत को एक लोकतांत्रिक देश की जगह कुछ और बना देना। तो फिर 1976 का जो 42वां संशोधन था जिसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए, वो वैध क्यों माना गया? क्या उसने मूल ढांचे को नहीं बदला? उसे इसलिए वैध माना गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि इन शब्दों को जोड़ने से प्रस्तावना के मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया गया, बल्कि उसे और स्पष्ट और मजबूत किया गया। ये विचार समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये पहले से ही हमारे नीति निर्देशक तत्वों DPSPs में अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद थे, बस उन्हें प्रस्तावना में साफ तौर पर लिख दिया गया। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां एस्पिरेंट्स अक्सर गलती करते हैं। एक और कंफ्यूजन होता है कि अगर प्रस्तावना नॉन एन्फोर्सेबल या गैर न्यायिक है तो क्या ये बेकार है? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। नॉट इन्फोर्सेबल का मतलब यूजलेस नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि मुझे ये अधिकार दो, जैसे आप मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर जाते हैं। लेकिन जैसा हमने अभी चर्चा की, ये संविधान की व्याख्या करने, कानूनों की वैधता जांचने और हमारे गणतंत्र की दिशा तय करने का एक बहुत शक्तिशाली साधन है। बिल्कुल। और ये बारीकियां, जैसे सोशलिस्ट का मतलब कम्युनिज्म नहीं, सेकुलर का मतलब अधार्मिक राज्य नहीं और डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं,
इन्हें समझना ही सबसे जरूरी है। यहाँ अगर नोट्स बना रहे हैं तो इन कीवर्ड्स और इनसे जुड़े केस कानूनों को एक जगह जरूर लिखिए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में यहाँ से सीधे सवाल आते हैं। बीरूबारी केस में हिस्सा नहीं है, केशवानंद भारती केस में हिस्सा है और मूल ढांचा बदला नहीं जा सकता। ये पॉइंटर्स बहुत जरूरी है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को एक कहानी की तरह देखें तो प्रस्तावना की ये यात्रा हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों से शुरू हुई। हाँ, ये यात्रा नेहरू के उद्देश्य संकल्प से शुरू हुई, जिसमें एक आजाद भारत का सपना था। फिर ये संविधान सभा की लंबी बहसों से गुजरकर हमारे संविधान की आत्मा बनी और फिर सुप्रीम कोर्ट के अखाड़े में इसने अपनी पहचान के लिए लड़ाई लड़ी और जीती, और समय के साथ इसके महत्व को और स्पष्ट किया गया। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये हमारे गणतंत्र की विकास गाथा है, जो बताती है कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। आज की चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, अगर कल को संसद संविधान के आर्टिकल्स में बड़े बदलाव कर दे तो क्या प्रस्तावना ही वो ध्रुव तारा है, वो कंपस है जो हमेशा सही दिशा दिखाता रहेगा? ये एक बहुत गहरा और जरूरी सवाल है। शायद इसीलिए इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल्स बताते हैं कि कैसे करना है, लेकिन प्रस्तावना बताती है कि क्यों करना है। ये कानून, नैतिकता और हमारे राष्ट्र के विजन के बीच का पुल है। ये हमें हर पल याद दिलाता है कि कानून क्यों बनाए गए हैं और उनका अंतिम लक्ष्य क्या है, लोगों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना। अगर इस चर्चा से आपको क्लैरिटी मिली हो तो इसे रिवाइज करते समय दोबारा जरूर सुनिएगा और हमें बताइएगा प्रस्तावना का कौन सा शब्द आपको सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगता है और क्यों।